अस्सलाम वालेकुम, लेट्स टॉक विद इकरा हारिस में आपको कहते हैं खुशामदीद। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है। आप उन्हें टीवी भी देखते हैं, अक्सर टॉक शोज़ में तो नहीं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल राय जो है हर इशू को लेकर वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। फिर अगर कोई अदालती भूचाल का ऐसा फैसला आ जाए जो मुल्क की सियासत में हलचल मचा दे, तो फिर इनके अलावा और कोई नहीं होता जो आपको बेस्ट एनालिसिस जजमेंट्स पर दे सकता है। एक नामवर कानूनदान है, साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, यहाँ तक कि बार काउंसिल्स के अंदर भी इनकी एक तवील फहरिस्त है कामयाबियों की। साबिक गवर्नर पंजाब हैं लतीफ़ खोसा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त का। डेरा गाजी खान से शुरू होने वाला सफ़र और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इतना बड़ा नाम बन जाए, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की देन है और इसके अलावा मैं तो इस काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जिस बस्ती से हम आए हैं वहाँ ना तो बिजली होती थी और ना वहाँ सड़क थी, और हमारी जो बस्ती जहान खान है उसमें से मेरे कज़न चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, मेरा दूसरा कज़न जो है वो चीफ सेक्रेटरी था जब मैं गवर्नर था, एक और जो है वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वहाँ से, उस छोटी सी बस्ती से। मैं समझता हूँ ये सारा जो है अल्लाह ताला के का नवाज़शात और कर्म के बाद तालीम की बरकत। अच्छा, ये आपका पैशन था कि इतना लंबा सफ़र आपने तय कर लिया, इसको भी हम पैशन कहें कि कानून की दुनिया का मुश्किल से मुश्किल केस भी हो, बड़ी बुर्दबारी और सब्र से वो रिजल्ट्स आपके डिज़ायरेबल हो जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप दयानतदारी से, मेहनत से, लगन से, पैशन से, जज्बे से, जब तक आप उसके अंदर ये चीज़ें नहीं लाते, और ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्ट है। लॉ जो है, वकालत जो है, ये कॉम्प्रिहेंसिव आर्ट है। और मैं नहीं समझता कि इसमें जो है कोई भी, मैं जब यहाँ आया लाहौर में शिफ्ट हुआ वहाँ से डेरा गाजी खान, तो वो कहने लगे मुंडा पागल हो गया, उधर इतने बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए हैं, कसूरी है, बरोही है, मनवर है, पता नहीं कितने कितने उन्होंने ऑल टाइम ग्रेट्स हैं वो। तो लेकिन मैंने सभी के साथ compete किया और अल्लाह का करम है कि ठीक है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको मग़फ़रत दे। मगर ये सफ़र यकीनन नहीं आसान तो खैर कोई भी नहीं होता है। अगर आपने टॉप पे पहुंचना है तो टॉप पे हमेशा वैकेंसी है, टॉप इज़ ऑलवेज वैकेंट, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप समझें कि ये चीज़ अचीवेबल है, इसके ऊपर कुछ नहीं। ये इसकी खूबसूरती हमारे पेशे की ये है कि इसमें कोई पॉइंट ऑफ सैचुरेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। अच्छा खोसा साहब, आप बीबी के साथ आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा, और बीबी जब वापस आई तो आप ही के घर पे ठहरी वो भी, और गालिबन आप ही की जगह पे बैठती भी। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बड़ी एहसास की बात हो गई। बहुत यादें, उनकी तस्वीरें भी यहाँ हाँ, वो मैंने देखी हैं वाकई, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर आप जरदारी साहब के भी बहुत सारे केसेस में मुआवनत करते रहे। ये इतनी लॉन्ग एसोसिएशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, सेनेटर भी आप रहे, अटॉर्नी जनरल रहे, लेकिन आप मुस्ताफ़ी हो गए, फिर आप मुशीर रहे। क्यों आप मुस्ताफ़ी हो गए? दोनों पोस्ट मुस्ताफ़ी मैंने हर पोस्ट से दिया है, क्योंकि मैं जब भी पहले भी इस्तीफे देता था तो वो कटर रखा हुआ था, जरदारी साहब ने उस कटर में डाल के कहते थे तेरा इस्तीफ़ा नामंजूर। पता है क्यों मैंने इस्तीफ़ा? इसलिए कि एक तो वकालत मेरा पैशन है, दूसरा इसमें इंडिपेंडेंस बहुत है। इसमें बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मेरे दफ्तर में जब यहाँ लाहौर बैठती थी तो मुझे कहती थी यू आर माई फ्यूचर, सो हम उनके केसेस कर रहे होते थे। मैं कहा ना बीबी, थैंक यू वेरी मच, आई लाइक दिस रिलेशनशिप, आई एम योर लॉयर, वट एवर आई से माई कमांड यू वेट, आई डोंट वांट टू रिवर्स द पेंडुलम, आप हुक्म करो और मैं आपका महकूम बन जाऊँ। मैंने कहा ना बीबी, तो इंडिपेंडेंस है एक इसमें, दूसरा इसमें इज्जत है, वकार है, पैसा है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है। मैंने बीवी को, मैंने कहा बीवी ना, मैंने नहीं, इसलिए कि फिर जब आप नाराज़ तो वो देयर आई गो डाउन द ड्रेन, आप राज़ी तो मैं जो है उस ओहदे। कहती है खोसा साहब आप भी ऐसी बात करते हैं। और मैंने कहा बीवी, ये जो रमूज़ सल्तनत है ना, ये हुक्मरानी है, कानों के कच्चे हो जाते हैं जब आप ऊपर बैठते हो, फिर आप ना। मैंने कहा बीवी ना, थैंक यू वेरी मच। So how's your relationship with जरदारी साहब एंड बिलावल? बीवी के साथ तो एक बड़ा गहरा आपका वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। नहीं, मेरे तो जरदारी साहब के साथ बहुत ज़्यादा आई मीन फैमिली रिलेशंस हैं। मेरे तो जरदारी साहब अगरचे
आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। दोस्तों का बहुत प्यारा दोस्त है, वो बहुत मिसअंडरस्टूड है जरदारी साहब, सच्ची बात ये। ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट इन हिज ओन डीलिंग्स विद द पीपल। आपके दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और इदराक करने वाले हैं, लेकिन उनका परसेप्शन और मिसकंसेप्शन ये है कि उनको मिसयूज़ बहुत किया गया है। बट मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा बिलावल तो हमारे हाथों में मतलब है वो पड़े हैं। जब मैं लंदन जाता था तो बीबी खुद ड्राइव करके, तो बच्चे ये तीनों पीछे बैठे होते थे। कभी कभी गैस स्टेशन पर गए तो बीबी रास्ता भूल गई तो पूछ रही होती थी, फिर वहाँ से वो कुकीज़ वगैरह लेके बीबी आती। Your memories are still fresh regarding बीबी? एब्सोल्युटली, आई मीन सी हाउ कैन यू फॉरगेट। जब हमारे, तो हम बलोच हैं, हमारे घर में कोई ठहरती है तो वो हमारी माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। तो इतना प्यारा रिलेशनशिप जो है वो, फिर लीडर तो खैर थी ही, लेकिन वो एक फैमिली वाला रिलेशन है, इट कांट बी फॉरगॉटन। गवर्नर हाउस में रहने का सफ़र वो इतना मुख्तसर क्यों था? क्या वो आपका पैशन आड़े आ रहा था कि आप नहीं कर पा रहे थे? 2 साल से ज़्यादा मुझे गवर्नर हाउस में भी हो गए थे, और पता है क्या, मैं असल में गुजारा नहीं कर सकता था उस पे। आप हैरान होंगे कि अपार्ट फ्रॉम मैंने यहाँ मिनी गवर्नर हाउस अपने घर को बनाया हुआ है। आई मीन लुक एट द डेकोर एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग। आप लॉन देखें, आप फूल देखें, आप सारा कुछ। तो गवर्नर हाउस का तो और यही था, ग्रैंडर उसका, उसके गवर्नर हाउस था। बाकी तो आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर की पावर्स जो हैं वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव यानी चीफ मिनिस्टर की पावर्स होती हैं। गवर्नर एक सेरेमोनियल ऑफिस है। माँ सिवा रिहाइश के, खाने पीने के, सैर सफ़र के, एक अथॉरिटी के आप हेड ऑफ द प्रोविंस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो। मैंने तो खैर असर्टिवली गवर्नरशिप की। बट यू गिव अ वेरी टफ टाइम टू PMLN। उनकी शिकायत रही है, कोई भी बिल आता था आप उसको पास नहीं होने देते थे और एतराज़ात लगा के वापस कर देते थे। अच्छा, उस पर भी एक दोनों आंसर्स कीजिएगा। प्लस वो बड़ा ये भी कहते थे कि आप जिस तरह का कोई बिल होता था तो आप लीगल भत्ता भी मांगते थे उसके लिए। जो पंजाब की हुकूमत थी वो आपको पता है कि थोड़ा सा उनका मिजाज जो है वो कुछ ज़्यादा एक ताक को माना ज़्यादा था, वो एक तरफा उनका। तो मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करता। मैंने ऑर्डिनेंसेस सारे खारिज किए। मैंने इसलिए ऑर्डिनेंसेस सारे खारिज किए क्योंकि वो मेरी सवाब दी थी। द गवर्नर इफ सेटिस्फाइड, मैंने कहा था आई एम नॉट सेटिस्फाइड। भाई एक असेंबली चल रही है, आप मंडे को बाबा असेंबली में बिल लेके आओ, ऑपोजिशन को यू कैन नॉट ओवरराइड द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन भी वोट लेके आई है और उनकी इनपुट जो है वो भी अपनी हक रखते हैं, अपनी जो है राय दही का हक रखते हैं। उसके अंदर जो है बेहतर जो है समत में चलाने का हक रखते हैं। उनको आप मौका दीजिएगा और पार्लियामेंट में ले जाए, सॉरी असेंबली में ले जाएं आप उसको। बिल्कुल। तो मैं ऑर्डिनेंस रिजेक्ट करता हूँ। जो आप लॉज की बात कर रहे हैं तो मैं उसमें से आप कोई भी देख लें, मैंने जो भी बिल वापस किए वो रिजेक्ट करता था, मैं वापस करता था। उसमें मैंने बड़ा मुदल्लिल और मुफस्सिल दिया, रीजन दिए होते थे। हाँ, लॉ मिनिस्टर उस वक्त के कहते थे कोसा साहब खुदा का ना मनो, अंग्रेजी जरा सौखी लिखा करो, असी डिक्शनरियाँ कट के बैठे होने हैं, डिक्शनरियाँ खोल के बैठे होते हैं। वो सेक्रेटरी सारे बैठ जाते थे और उनको करते थे। मैंने इनका देखो अंग्रेजी की बात नहीं है, बात ये है कि आप आइन और कानून के मुताबिक करें। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? मैं तो चाहता हूँ कि सूबे की जो है बेहतरी की तरफ कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा खुद साहब, थोड़े से अगर हम अपने अदालती सिस्टम पर बात करें, आप चूँकि हमारे कानून भी हैं, अभी ये जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का फैसले में इख्तलाफी नोट जो सामने आया है, उड़ा कर रख दिया है उसने खान साहब को और उसके जिन्होंने ड्राफ्ट किया, और यहाँ तक लिखा गया कि इसमें आपकी नीयत ख़राब थी, इट वॉज़ ऑल प्लांटेड। आपको लगता है इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा और इस तरह के इख्तलाफी नोट जो हैं वो क्या हमारी हिस्ट्री के अंदर अपने निशान छोड़ेंगे? देखें, इख्तलाफी नोट ने अल्टीमेटली मैंने देखा है, जस्टिस कार्नीलियस ने मुनीर वाले जस्टिस वो केस में और कई केसों में माइनॉरिटी जो फैसला था वो बिल आखिर तारीख ने साबित किया कि ये दुरुस्त था और उसकी पजीराई हुई। यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा है कि
ये आप कह रहे हैं कि जी 2 जजों ने बड़ी बहादुरी दिखाई और बाकी जज जो है उन्होंने बुज़दिली दिखाई, तो खुदारा ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि ये फिर अदालती निज़ाम पर जो है इसका असरअंदाज होता है अदालतों पर। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहें वही होता है जो मेजॉरिटी का होता है, लेकिन जो कुछ इन्होंने लिखा है उसकी यकीनन एक वक़्त होती है और बिलाखिर तारीख़ उसको मुतय्यन करती है कि ये जो है बातें क्या उस वक्त प्रिवेल करनी चाहिए थी, माइनॉरिटी की बजाय मेजॉरिटी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी देखें, मेजॉरिटी में भी एक स्ट्रक्चर है हुकूमत के खिलाफ, एक सदर के खिलाफ। विच हंटिंग, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज़ है कि इसमें विच हंटिंग की गई है और पूरा प्लान मुरतब किया गया, जो जस्टिस मंसूर अख्तर साहब का बयान है। ये जो माइनॉरिटी जजमेंट है ये तो बहुत ज़्यादा, अगर ये प्रिवेल करे तो हुकूमत को घर चला जाना चाहिए अगर ये मेजॉरिटी होती। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मेजॉरिटी है उसमें भी हुकूमत को घर जाना चाहिए। देखें, उन्होंने भी कहा कि मैलिफाइड इन लॉ है, मैलिफाइड इन फैक्ट पे उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ तो मैलिफाइड इन फैक्ट भी आ गया ना कि ये इस केस की वजह से जो है अपना रिएक्शन के तौर पर बदनीयती पर मबनी है, ऑन फैक्ट भी आ गया ये जो माइनॉरिटी जजमेंट है। लेकिन वहाँ उन्होंने रुक गए, वो उन्होंने जो मेजॉरिटी जजमेंट है उन्होंने मैलिस इन फैक्ट पे, ऑन फैक्ट पे उन्होंने एतराज़ किया, उस पर नहीं फैक्ट दिया। लेकिन मैलिस इन लॉ बड़ा वाज़े कहा उन्होंने, और मैलिस इन लॉ में भी अगर आप देखें तो ये काबीना ने किया। काबीना की जो है रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट साहब को भेजा और प्रेसिडेंट साहब ने उसको रेफरेंस के तौर पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर भेजा। तो अगर आप उसको कहते हैं कि मैलिफाइड इन लॉ है तो, और उसको क्वाश कर रही है सुप्रीम कोर्ट, मेजॉरिटी जजमेंट की बात कर क्वाश कर रही है, तो भी मुझे बताएं कि क्या किसी को ये आया ख्याल कि खुदा का खौफ करें। ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो जुडिशरी को सबजुगेट करने की कोशिश कर रही है। एक जज को आप मैलिस इन लॉ में ही, इन्होंने तो कहा मैलिस ऑन फैक्ट है, अब दोनों को अगर कंबाइंड देखें तो उसका असर ये है कि हुकूमत ने जो काजी फायद ईसा साहब पर जो ये रेफरेंस किया है, ये दरअसल अदलिया को सबजुगेट करने के लिए किया गया, बदनीयती पर मबनी है। इन्होंने ऑन फैक्ट्स एंड लॉ बोथ कहा, उन्होंने मेजॉरिटी ने कहा ऑन लॉ है, मैलिफाइड ऑन लॉ है। तो यकीनन इसका कंबाइंड इफेक्ट भी ये है, और अगर इसको अलग-अलग देखें तो फिर ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो माइनॉरिटी व्यू है। अगरचे ये माइनॉरिटी व्यू प्रिवेल नहीं करेगा, प्रिवेल मेजॉरिटी व्यू करेगा, मगर बिल आखिर देखें तारीख में इसको जो है परखा जाएगा। नॉर्मल पाकिस्तानी इज हेयरिंग दैट और वो समझ रहा है और सुन रहा है, तो उसे तो पहला शक हुकूमत की नीयत पे ही जाएगा। तो है इसमें कोई शक वाली बात? आपको शक है? मुझे तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत की नीयत क्या है। अच्छा, ये बताइएगा, अब ये सिलेक्टेड की बात हो भी गई, अब बिलावल साहब का जो बयान है वो बड़ा आप सर्कुलेट कर रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो भी कहा गुजरांवाला के जलसे के अंदर, बिलावल साहब कहते हैं अब कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह की बात करेंगे। वो कह सकते हैं यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का की तरफ कोई मैसेज दिया गया है कि अब आप अपनी सॉफ्ट लाइन पे आ जाएं या ज़रा उस चीज़ को हिट ना करें जिस पे मियाँ साहब हिट कर रहे हैं। देखिए, जो बिलावल साहब ने दिया, बिलावल बहुत धीमे, वो कभी रैश नहीं होते हैं। आप देखें, बिलावल बड़ा सोबराइटी की तरफ है, बड़ी शाइस्तगी की तरफ जाता है, और वो हमारे जो 26 नुकात हैं अगर वो देखें, वो भी जो 2006 में इनकी वालदा रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मीसाक जमहूरियत जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ किया था, उसमें 36 नुकात थे, इसमें 26 नुकात हैं जो मौजूदा जो हमने APC में किया है। इसमें भी हमने जो है वही तकरीबन इआदा किया है उन चीज़ों का। लेकिन देखें, हमारी बेसिक थीम ये है कि हर इदारा अपने दायरा हदूद के अंदर काम करे। हमने ये कहा कि आईन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए, लेकिन रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होना चाहिए। हम सिलेक्टेड कहते हैं, बिलावल की टर्म है ये बिलावल की टर्म है सिलेक्टेड वाली, किसी और की नहीं है। अगरचे इस वक्त जो है मरियम बीबी ने आगे से कहा सिलेक्टेड से रिजेक्टेड भी कर दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन मियां साहब ने बाजवा साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान नहीं, जो इनको लाने वाले उनसे प्रॉब्लम है।
क्या बिलावल का जो बयान है वो इससे डिफर कर रहा है, यानी दोनों पार्टीज की जो सोच है जिसको लेके पीडीएम आगे बढ़ी थी वो अलग हो गई है? नहीं, हम नाम नहीं किसी का लेना चाहते। हमारी सियासत का ये है कि हम सियासत मस्बत करेंगे, सियासत करेंगे, हम इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करेंगे, ठीक है, और किसी का नाम नहीं लेंगे। देखें, इदारे तो हम कहते हैं, सभी कहते हैं इदारे। सिलेक्टेड का क्या मतलब है सिलेक्टेड, और क्या है सिलेक्टेड? देखें, वो तो बिलावल साहब आज भी कह रहे हैं, वहाँ भी कह रहे हैं, डोरियां कोई और हिलाता है वहाँ। देखें, बात सिर्फ ये है कि नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए। आपकी कन्वेंशन एक और जगह बड़ी अच्छी प्रूव हुई, बड़ा नामुमकिन सा केस था, और मुझे याद है कि वो माहौल ऐसा था अयान अली के केस का, ऐसा लगता था ये बीबी बाहर नहीं आएंगी, बट यू टुक हर आउट फ्रॉम द जेल और बाहर वो चली भी गई। ये आपको इस केस की फीस किस दे दी? अयान अली ने दी, या किसके कहने पे यू हैव फॉट दैट केस? ये बड़ा आप ट्रिकी क्वेश्चन है ये। असूली तौर पर और प्रोफेशनली और कानूनी तौर पर ये मैं जवाब देने का वो नहीं हूँ, मजाज नहीं हूँ जवाब देने का। लेकिन फीस बाहर क्या, उसकी वालदा भी पैरवी कर रही थी, उसकी भाई भी था, अगरचे वो बाप जो है वो उससे तो वो एस्ट्रेंज्ड रिलेशन से बाप के साथ नहीं था उनका, वो मिलना भी नहीं चाहती थी वो अपने बाप को जब वो आया था। मगर देखिए, वो केस जो था, मैंने कोई उसमें कोई ऐसा जादू नहीं किया था। But चौधरी निसार was very personal in that case, वो बड़े हाँ, 3 दफ़ा उसका नाम ECL पर रखा, 3 दफ़ा सिंध हाई कोर्ट ने क्वाश किया, 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने, आखिर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा अब की बार तुमने अगर इसका जो है नाम दोबारा रखा तो अब ये नहीं मेरे पास आएगी, तुम जेल में जाओगे। ये इंटीरियर सेक्रेटरी को कहा उस वक्त। ही वॉज पर्सनल और अनफॉर्चुनेटने ये अच्छा, वो केस भी मैं आपको बताऊं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैंने हर चीज़ उसको तस्लीम की। मैंने कहा बिल्कुल मुझसे 5 करोड़ बरामद हुए हैं, लेकिन ना मैंने अभी बोर्डिंग कार्ड लिया, ना मैंने चेकअप किया, ना मैंने डिक्लेरेशन दिया कस्टम ड्यूटी उस पर जो है। मैं अगर डिस्क्लोज नहीं करती, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं एयरपोर्ट पे चढ़ जाती हूँ, मैं बगैर टैक्स दिए जाती हूँ, तो ऑफेंस बनेगा। अदरवाइज तो पाकिस्तानी करेंसी या अदरवाइज फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में लेके घूमना इज़ नॉट एन ऑफेंस। तो इन एनी केस वो हमने उस पर टेक्निकलिटीज़ पे सारा लीगल जो है, बाद में इन्होंने कानून बदल दिया मेरी उस आर्गूमेंट के बाद इन्होंने कानून बदलने की इन्होंने ज़रूरत महसूस की। आपने साकिब निसार साहब का भी नाम लिया, हाउ डू यू रेट हिम? इतना उन्होंने अस खुद नोटिस की भरमार रखी, डैम फंड भी जो अब एक मीम के तौर पे अक्सर यूज़ होता है, वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उनका किरदार पाकिस्तान की अदालती हिस्ट्री में कैसा रहेगा? देखें, कुछ लोग जो हैं वो चीफ जस्टिस, मेरे चूँकि ज़ाती उनसे मरासम काफ़ी अच्छे हैं और थे भी, और चूँकि मेरे फर्स्ट कज़न आसिफ खोसा जो थे वो उसके बाद चीफ जस्टिस बने, वो उनके कोलीग भी थे, तो उन्होंने थोड़ी सी ओवरडूइंग की, ज़्यादा ही इसको सुओ मोटो को उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा बैलेंस के साथ चलते तो बहुत अच्छे जज थे। ही वॉज अ वेरी कॉम्पिटेंट जज। मैं एक बात बताऊँ, लेकिन उस कॉम्पिटेंस को उन्होंने थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच किया। ओवर स्ट्रेच करके बहुत सारे मामलात जो उनको नहीं सुओ मोटो लेना चाहिए थे, उन्होंने बहुत सारे मामलात को सुओ मोटो लिया। और डैम का तो ख़ास तौर पर उनका क्या काम है, डैम का नाम पर पैसे लेना, फंड्स लेना, दुनिया जहान में घूमना फिरना, और फिर उसके बाद जो है डैम्स के फंड्स, ये गवर्नमेंट का काम होता है। अच्छा को साहब, अब ये तमाम तर चल भी रहा है मामला, मुल्की सियासत, पंचाल, पंजाब के चूँकि आप गवर्नर रह चुके हैं, हाउ डू यू फाइंड बुज़दार इन इट? फिर आपने एक सवाल ऐसा किया है, बुज़दार मेरे हमसाए हैं डेरा गाजी खान में खोसा तुमन और बुज़दार तुमन, हम कहते हैं पन्ने समांदरी हैं, मतलब है हमारे वो नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं। शरीफ आदमी है। सर ये तो खान साहब वाली स्टेटमेंट होगी, लेकिन शराफत से सूबा तो नहीं चलेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वही नहीं, सूबे का बहुत बड़ा 12 करोड़ का सूबा है, इसमें यकीनन इनके पास बेहतर लोग थे मौजूद, और मैं समझूंगा कि ये कोई अच्छी चॉइस नहीं है, और इससे जो है पंजाब के मामलात बहुत
जो है नज़रअंदाज हुए हैं। आप देखें जुर्म की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है रेशो। कोई चीज़ जो है 6 दफ़ा तो ये आईजी बदल चुके और चीफ सेक्रेटरीज बदल चुके, और इस तरीके से अगर आप 2 सालों में आप इस तरह लताड़ पछाड़ करेंगे तो कैसे आप जो है लॉ एंड ऑर्डर भी कैसे चलाएंगे और एग्जैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसे चलाएंगे आप। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वक्त जो है यकीनन वो मुनासिब नहीं हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत जो है वो बसे पुष्ट चला गया है, और डेवलपमेंट तो है ही नहीं, किसी नाम की है। फिर आप देखें कि वो वफाक ने तो चीनी की सब्सिडी न दी, इन्होंने चीनी की सब्सिडी भी पंजाब हुकूमत ने दे दी, और उसकी भी कोई सर पैर नहीं है। वगरना अगर वो शुगर कमीशन की रिपोर्ट को आप जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाते तो उसमें तो जाहिर है कि ये सब्सिडी देना ही एक मैं समझता हूँ नैब के दायरे में वो मिसकॉन्डक्ट आ जाती है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और पावर आ जाती है, वो तो फिर इन ट्रबल होते। और फिर जो दूसरा केस था जिसमें इन्होंने एक होटल को एक शराब का लाइसेंस दिया जो होटल अभी बना ही नहीं है, और इनके जो है एक कज़न पर इल्ज़ाम लगा जो एसएसपी साहिबाल लगे हुए थे कि उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ रुपए लिया है, वो भी एक बड़ा वाज़े क्लियर किस्म का था। फिर एक और जो इंसिडेंट्स हुए हैं जो पुलिस किलिंग्स के हुए हैं इस अंदाज से हुए हैं, तो बहुत सारे मामला हैं जिसमें बाहर कैफ आदमी आला को हम याद करते हैं। अब ये पीर फकीर कोई ये जो है वो उनकी जो है जो बनाने वाले हैं इसको उनकी इनको दुआ है, मेरे ख्याल में ये बचे हुए हैं। दुआ है या तावीज़ है। सेनेटर आप बने तो फिर एक वो लिस्ट आई जिसमें आपको अमीर तरीन सेनेटर कहा गया, वो भी एक बड़ी खास उसके बाद आपने अब अगला सवाल पूछा था कि आप इस्तीफे क्यों देते, इसीलिए मैंने इस्तीफे दिए थे क्योंकि मेरा वकालत में तो वाकई मैं उस स्टेज पर वहाँ गया था जब एक ड्रीम स्टेज थी वकालत की। तो हाउ डू एक केस की आप कितनी फीस ले लेते हैं जो आपको इतना अमीर तरीन सेनेटर डिक्लेयर कर दिया? दैट्स मीन यू अच्छा आप एक और मेरे साथ शरारत कर रहे हैं कि मेरे पास सारे इनकम टैक्स वाले पीछे लग जाए। देखें वो तो आप अगर गूगल पे जाएं हु इज़ दी हाईएस्ट पेड लॉयर इन पाकिस्तान तो उसमें भी मेरा नाम पहला आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है केसेस का। मगर मैं आपको बताऊं मैंने जो 10 साल हुकूमत की है ना तो मैं इसलिए इस्तीफ़ा देता था क्योंकि मेरा उसमें गुजारा नहीं होता था। एज अटॉर्नी जनरल मेरी 2.5 लाख रुपया तनख्वाह थी, जो 2.5 लाख में मेरा मुंशी भी शायद नहीं लेता होगा, वो चलें गुजारा हो गया, मैंने इस्तीफ़ा दिया। वफाकी वज़ीर था, वफाकी वज़ीर 75,000 तनख्वाह थी। अब मुझे बताएं मैं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, तौबा करनी चाहिए, लेकिन ना मैंने इबादत समझ के सारे काम किए हैं, वकालत भी इबादत समझ के की है और जो भी आपका सेनेट तो इसलिए मेरी ऊपर वाली जो आप कहते हैं ना इनकम वो तो कभी सोचा भी तो सबर भी नहीं है। आप ही के चैम्बर हिस्ट्री अगर इसे कहा जाए जितने चैम्बर्स आपके हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर शायद ही किसी वकील के हों या लॉ चैम्बर्स हों। हाँ ये भी ठीक है, और जितने मैंने केसेस किए हैं सब कॉन्टिनेंट में किसी ने नहीं किए होंगे इतने मर्डर केसेस। हाईएस्ट रैंकिंग जो सबसे ज़्यादा यानी जिनकी सज़ा है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान हिंदो पाकिस्तान अगर मिला लें तब भी मेरे सबसे ज़्यादा मर्डर केसेस मैंने किए, डेथ केसेस मैंने किए हैं। अच्छा खोर साहब एक और वाक़या हुआ था, नबील कबूल साहब का क्या इशू था? उन्होंने आपके घर पे आके फायरिंग वायरिंग कर दी। दो ही नेवर बिहेव्स लाइक दैट। टीवी शोज में अक्सर मेरे प्रोग्राम से वो आते रहते हैं, तो क्या हुआ? आप ही की वो कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे पता नहीं था। वो कहते हैं मैंने माफ़ कर दिया है, उसको छोड़ ही दे तो बेहतर है। वो गलत फहमी कहते हैं। मैं नहीं था, कराची के घर की बात आप कर रही हैं। मेरा कराची में भी ऑफिस भी आपने केस भी किया उसके बाद? केस मैंने नहीं किया था, मुझे फ़ोन आया, मैंने उस जो गनमैन था या जो चौकीदार था मैंने उसको कहा ठीक है जो हुआ है तुम कर दो, रिपोर्ट कर दो, वो पर्चा हो गया। बाद में मैंने सुलह करा के तो फिर उसको ख़त्म करा दिया था कि वो कहता है अल्लाह की कसम मुझे पता नहीं था कि आपका घर है ये वो किसी और मूड में वो कर गया था। वो छोड़ें इस बात को, अच्छा नहीं लगता हमारे पार्टी के। सही। अच्छा ये बताइएगा, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि बिलावल साहब जलसे भी कर रहे हैं, जरदारी साहब की तबीयत खासी नासाज भी है, who is making the decisions of Pakistan People's Party? Is purely बिलावल या फिर with the advice of आसिफ जरदारी? नहीं देखें चेयरमैन बिलावल भी कर रहे हैं, उनको पूरी ऑथराइजेशन है, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है बाकायदा,
दे कंप्राइजिंग ऑफ 55 मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। वो एक थिंक टैंक कह लें, उनका ब्रेन कह लें, या उनकी एक पॉलिसी साथ बॉडी कह लें। हमसे मशावरत होती है। बिलावल इज कम्प्लीटली इन चार्ज। सो इसलिए, लेकिन जरदारी साहब की इनपुट डेफिनेटली वैल्यूबल होती है। अच्छा, ये बताइएगा को साहब कि अब फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी साहब पे भी केसेस हैं। बतौर एक कानूनदान आप समझते हैं कि बेसलेस एलिगेशंस एंड ही विल कम आउट ऑफ इट, या फिर थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए? आई डोंट थिंक दीज केसेस, देखें ना, अब आप केस देख लें जो फेक अकाउंट्स वाला केस है। फेक अकाउंट्स वाले केस पहले बैंकिंग कोर्ट में चल रहा था कराची में, वो वहाँ से ट्रांसफ़र करके नैब यहाँ ले आई इस्लामाबाद में। उन केसेस में भी 1.5 करोड़ रुपए की बात है जो फरियाल बीबी साहिबा ने जो है निकलवाए थे, और वो जो है अपना वो उसके अकाउंटेड है। वो जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट होने के नाता से उस कंपनी से मुस्ताफ़ी हो चुके थे, उनका ताल्लुक नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा, आप अगर ये ले लें कि तोशे खाने वाला क्या है भाई? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 20% दे के आप ये गाड़ी ले सकते हैं, उन्होंने 20% दे के गाड़ी लिया। अगर आप समझते हैं कि ये कुछ ज़्यादा नहीं रियायत करनी चाहिए थी, तो आप कह दें जी इतने पैसे जमा करा दो। इसमें करप्शन कहाँ से आ गई? ये तो यानी एलानिया है कि एक प्राइम, और ये नहीं कि इन्होंने लिए, उससे पहले मोहतरम नवाज शरीफ, उनको भी मुल्ज़िम बना दिया। उससे पहले जो है मुशर्रफ ने इसको दिए थे, शौकत अजीज को दी थी गाड़ी। तो इसमें ऐसी क्या बात है? अच्छा कोई साहब, इतना आप मसरूफ़ भी रहते हैं, पॉलिटिक्स, अपना काम, आपके घर वाले टाइम की शिकायत नहीं करते आपसे? आपकी बेगम नहीं करती, या कर करके थक गई हैं आप? दोनों चीज़ें ठीक है। कर करके थक गई। दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन देखें, हर चीज़ को इंसान वक्त दे सकता है। आप अगर नीयत आपकी ठीक है तो ऑनेस्टली मैं बिलीव करता हूँ कि आप हर चीज़ को अपना वक्त दे सकते हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके रास्ते में रुकावट होती है। मैं मसलन सियासत भी करता हूँ, मैं वकालत भी करता हूँ, आई एम अ फैमिली मैन ऑल्सो बेसिकली। तो मुझे तो कोई आर्ट से दिलचस्पी है, फिल्म्स, आर्ट बहुत ज़बरदस्त, मौसीकी है एब्सोल्युटली। मैंने शायद ये जो नेटफ्लिक्स पे हैं कोई भी ना छोड़ी हो सीरीज जितनी आई अर्तुगरुल गाजी, खान साहब भी बड़े एब्सोल्युटली वो तो आपको मेस्मराइज करती है ना। तो कौन सी गुलकारा या गुलकार आपको पसंद है? देखें, आप तो खैर पाकिस्तान में तो ये राहत फ़तेह अली डेफिनेटली ही एक्सेल्स बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, और माहिरा खान जो है पाकिस्तान की हैं वो। बाकी उधर इंडिया की तो काफ़ी सारी हैं जो, अब मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन बंदे अब दे गुड। म्यूज़िक तो देखें, ये तो रूह की ग़िज़ा है। कुछ सुनाएंगे, कुछ पसंद हो कोई गाना, थोड़ा सा गुनगुना दे। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मोहे दर्द न जाने कोई। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मोहे दर्द न जाने कोई। ना मैं जानूं प्रेम के बंधन ना। अब आप तमाशबीन बन के तो गाने ही सुन रहे नहीं, लेकिन आपको मौसीकी की मैं सुनते हुए देख रही थी, आपको सुर, लय और वो बड़ा आपको रागों का पता है। आई गेस लता जी ने ये गाना गाया है, लेकिन बड़ा अच्छा खूबसूरत डेंस टेस्ट है आपका। कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में जो करनी रह गई है एंड यू वांट टू डू इट? Well, certainly I want to do something good before I die, or I want to do something really good for my country before I die. और मुझे ये तकलीफ़ होती है इस वक्त जो हम जिस नहज पे हमने अपने मुल्क को लेके आ गए हैं, हमने सारी कदरें, इखलाकी कदरों को हमने तबाह करके रख दिया, पामाल कर। हमारे अंदर बिल्कुल टॉलरेंस नहीं रही है। हमने जो है वो बिल्कुल उसका जो है दामन हाथ से छोड़ दिया है, शाइस्तगी के दामन को। बदकिस्मती है हमें। आई थिंक वी नीड टू हैव दैट रिजुवेनेटेड इन आवर सोसाइटी। एक हम आहंगी
खूबसूरती से, मैं कहता हूँ प्यार मोहब्बत से, इसको जज्बे से हमें मिलजुल कर हमें चलना पड़ेगा. So I want to do something to bring about that homogeneity in the country and the rule of law and sanity in the country. इंशाल्लाह the time will come. Thank you खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही कीमती वक्त स्केड्यूल से टाइम देने के लिए. तो नाज़रीन, ये है लतीफ़ खोसा साहब, उनके व्यूज़, उनकी लाइफ, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने बात की. तो मिलेंगे अगली एपिसोड में और फिर जानेंगे कि हमारा अगला मेहमान कौन होगा. अल्लाह हाफ़िज़.